नमस्कार। हिस्ट्री के अंतर्गत अभी हमने हिस्ट्री शुरुआत की है आज से। तो ऑलरेडी आप लोगों को हिस्ट्री का वीडियो मैंने दिया है 2-2 घंटे का, तीनों प्राचीन, मिडवल और जो मॉडर्न है वो सारे फैक्ट्स को कवर करती है। इसके अलावा हमने प्लेलिस्ट आपको दी है और उसमें अब हमने डिस्कस किया है क्वेश्चंस को विथ एक्सप्लेनेशन। लेकिन अब हम टारगेट करेंगे अपने एग्ज़ाम को ताकि 125 प्रश्न आप इजीली कर सकें। यूपीपीसीएस हो या फिर अन्य परीक्षाएं हों, साथ में अन्य प्रदेशों की परीक्षाएं हैं, यूपीएससी है, तमाम परीक्षाएं आप लोग देते हैं। तो यहाँ पे जहाँ से जो टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से नए प्रश्न बनते हैं और आप उलझ जाते हैं, उन टॉपिक से आपको परेशानी ना हो और जितने महत्वपूर्ण उपलब्ध फैक्ट्स हैं वो आपको पता चल सके, इसलिए हमने अध्ययन की एक नई विधि इस समय ईजाद की है आप लोगों के लिए। टेक्निकली हम एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे। जैसे आज हमने सिक्के को पकड़ा है, तो सिक्के को प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में और आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो भी फैक्ट्स हैं सिक्के के, वो सिक्के में कवर हो जाएंगे। फिर पुस्तकों पर आएंगे। इस तरीके से हम टॉपिक वाइज चीज़ों पर फोकस करेंगे ताकि यहाँ से गहराई में आपका अध्ययन हो सके और एक साथ हो सके। ठीक है, तो आप वो जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं उनको भी देखिएगा, डेली इन वीडियोस को भी देखिएगा। साथ ही साथ हम जब प्रैक्टिस सेट कराएंगे तो और भी ज़्यादा क्लियरेंस आएगा। तो मिला के ध्येय यही है कि आप बहुत ज़्यादा इजी वे में प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लें, साथ में मेंस के लिए भी आपका एक अप्रोच डेवलप हो, इसका भी प्रयास हमारी तरफ से रहेगा। तो चलिए, सिक्का, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सिक्कों का आज हम अध्ययन करेंगे। आज प्राचीन भारत, कल फिर मिडवल और अगले दिन मॉडर्न। तो इस तरीके से हम समाप्त करेंगे सिक्कों को। चलिए, भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक किसको माना जाता है? जेम्स प्रिंसेप को माना जाता है। देखिए, आपके मन में ये बात आ सकती है कि हम सिक्कों का अध्ययन करते क्यों हैं, या मुख्य परीक्षा के दृष्टि से कभी पूछा जा सकता है या फिर कहीं इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि हम सिक्कों का अध्ययन करते क्यों हैं। तो उसके कई कारण हैं। सिक्कों से हमको बहुत सारी बातें इतिहास के बारे में पता चलती हैं। उदाहरणतः अगर देखें तो लिपि कौन सा इस्तेमाल करते थे लोग उस समय, तो ये हमको पता चल सकता है। किस धातु का प्रयोग होता था, ठीक है, लोहे का, सोने का, चांदी का। इसके अलावा उस राजा की आस्था किस में थी, किसी की शिव में, किसी की विष्णु में, किसी की लक्ष्मी में। तो इस तरीके से आस्था का पता चलता था, समाज का भी पता चलता था तत्कालीन। बहुत सारी चीज़ें, ये सिक्के जो हैं इतिहास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिक्कों का केवल हम फैक्ट के लिए अध्ययन करते हैं, सिक्कों का बहुआयामी प्रयोग होता है, अर्थात अध्ययन की अगर दृष्टि से देखें तो भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप माने जाते हैं। सबसे पहले इन्होंने मुद्राओं का अध्ययन शुरू किया था, लेकिन मुद्राओं के अध्ययन को व्यवस्थित रूप जो दिया था वो दिया था कनिंघम महोदय ने। और आज जो अध्ययन पद्धति मुद्रा की इतनी विकसित हुई है उसमें कनिंघम महोदय का ही योगदान सर्वाधिक रहा है। भारतीय मुद्रा परिषद का जो इसकी स्थापना हुई 1910 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। न्यूमिस्मेटिक, देखिए फैक्ट ही ज़्यादा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है। सिक्के ये फैक्ट बेस्ड ही हैं और फैक्चुअल ही यहाँ से प्रश्न आएंगे। ठीक है, कुछ ज़रूर इसमें स्टेटमेंटल प्रश्न आएंगे, उसको हम यहाँ पर ही देख लेंगे, वो भी लेकिन फैक्ट से ही जुड़े होंगे। तो इलाहाबाद में स्थापना हुई थी भारतीय मुद्रा परिषद की। न्यूमिस्मेटिक्स, ये सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। कई बार पीसीएस की परीक्षा में, अन्य परीक्षाओं में पूछ लेता है। मेट्रोलॉजी क्या है? सिक्कों के माप की पद्धति है, अर्थात सिक्कों का आकार और भार का जो अध्ययन है ये मेट्रोलॉजी कहलाता है। तो न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों का अध्ययन है, जबकि मेट्रोलॉजी सिक्कों के माप पद्धति का अध्ययन है। दोनों में अंतर समझिएगा। सिक्कों से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो पूछी जा सकती हैं, पूछे गई हैं, खासकर यूपीएससी में इसमें से एक प्रश्न आया है। तो क्वायंस ऑफ एंशियंट इंडिया, ये कनिंघम की पुस्तक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। इसके अलावा कैटलॉग ऑफ द क्वायंस ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, ये जॉन एलन की पुस्तक है। और कैटलॉग ऑफ द गुप्ता गोल्ड क्वायंस ऑफ द बयाना होर्ड, ये ए.एस. अल्तेकर की पुस्तक है। तो तीनों पुस्तकों का नाम याद कर लीजिएगा, कई बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। आहत मुद्रा, पंच मार्क सिक्के जिसको कहते हैं, तो हमें नियमित सिक्के ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में मिलते हैं, अर्थात उसके बाद लगातार सिक्के हमको प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। आहत सिक्कों की कालावधि
संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में पहली सदी तक रही है, अर्थात पहली सदी तक के काल के सिक्के हमको प्राप्त होते हैं। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्ता महोदय के अनुसार आहत मुद्राओं की सर्वप्रथम जो प्राप्ति हुई थी 1800 ईस्वी में कर्नल कोल्डवेल को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। तो यहाँ से सबसे पहले आहत मुद्राएं प्राप्त हुई थीं। अब आपके मन में एक बात और आ रही होगी कि इनको आहत क्यों कहते थे। तो आहत मतलब कोई पीटे किसी को तो कहा जाता है कि आहत हो गया है। तो ठीक इसी प्रकार के ये सिक्के थे। इनको हथौड़े से पीट पीट कर बनाया जाता था, धातु को हथौड़े से पीट पीट के बनाते थे, तो इसलिए इनको जो है आहत सिक्के कहा गया। ठीक है, इतिहासकारों ने इसको आहत सिक्के, ऐसा नहीं कि उस समय ये आहत सिक्के के नाम से जाने जाते थे, नहीं, इतिहासकारों ने इनको आहत सिक्के का नाम दिया है क्योंकि हथौड़ों से पीट पीट करके, हथौड़ों के निशान बने हुए हैं पीटने, जैसे किसी को पीटो तो पता चल जाता है ना पीटा हुआ है, तो इस तरीके से वो सिक्के पिटे हुए प्रतीत होते हैं देखने से, इसलिए उनको आहत सिक्के नाम दे दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, कर्नल कोल्डविल को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से सबसे पहले आहत सिक्के मिले थे। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार मगध के जनपदीय श्रेणी वाले आहत मुद्राओं की सर्वप्रथम प्राप्ति 1918 ईस्वी में गोलखपुर, जहाँ पर प्राचीन पाटलिपुत्र और वर्तमान में पटना बसा हुआ है, यहाँ से प्राप्त हुई थी। आहत मुद्राओं की सबसे बड़ी निधि अमरावती से मिली है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी निधि आहत मुद्राओं की सबसे ज़्यादा मात्रा में ये मिले हैं। इसमें 7668 सिक्के थे। आहत मुद्राएं पुरातात्विक स्रोतों से ज्ञात भारत की प्राचीनतम मुद्राएं हैं। सर्वप्रथम जिसे जेम्स प्रिंसेप ने पंचमाग्ड कहा, अर्थात आहत कहा, उसे ही डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने आहत नाम दिया। निर्माण विधि के आधार पर इनको आहत या पंचमाग्ड कहा गया था। डी कोसाम्बी महोदय का आहत मुद्राओं पर विशेष अध्ययन था। उनके अनुसार मुद्रा पर अपने समाज के हस्ताक्षर होते थे। आहत जो सिक्के हैं, आहत मुद्राएं हैं, मुख्य परीक्षा की दृष्टि से क्या इनकी विशेषताएं होती थीं, तो 4-5 जो विशेषताएं हैं इनको आप याद कर लीजिएगा। आहत मुद्राएं कुछ तांबे की भी हैं लेकिन अधिकांशतः चांदी की मिली हैं। आहत सिक्के अधिकांशतः आयताकार आकृति के मिले हैं, रेक्टेंगुलर। आहत सिक्कों को ही साहित्य में कारशापण, पुराण, धरण, शतमान आदि कहा गया है। मनुस्मृति में इन्हें धरण एवं पुराण तथा कौटिल्य में इसको पण कहा गया है। पाणिनि ने करशापण एवं पण दोनों नामों का उल्लेख किया है। कात्यायन ने आहत सिक्कों को प्रति नाम से संबोधित किया है। प्रारंभिक आहत सिक्कों का प्रचलन व्यापारियों द्वारा किया गया था। मगध के उत्कर्ष के साथ ही ये सिक्के राजकीय सिक्के का रूप धारण कर लेते हैं। अभी तक लगभग 500 मुद्रा भंडार इन सिक्कों के प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें आपको पता है अमरावती में सर्वाधिक संख्या वाले भंडार मिले हैं, 7668। अभी तक लगभग 500 मुद्रा भंडार इन सिक्कों के प्राप्त हो चुके हैं। गंगा घाटी में श्रावस्ती, पाइला, गोरखपुर और उत्तर पश्चिम में तक्षशिला आदि से इनकी प्राप्ति हुई है। आहत सिक्कों पर लेख नहीं मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, अपितु विविध प्रतीक चिन्ह आकृतियाँ मिलती हैं। यही कारण है कि हम आहत सिक्कों को निश्चित रूप से किसी वंश विशेष से नहीं जोड़ सकते हैं कि किस वंश के शासकों ने चलाई थी। समस्त आहत सिक्कों पर अनिवार्य रूप से सूर्य का अंकन हुआ है, ध्यान रखिएगा, अनिवार्य रूप से, मैंडेटरी, मतलब सूर्य का प्रयोग हुआ ही हुआ है अंकन। अन्य आकृतियों में अर्थात खड्ड चक्र, ज्यामितीय, वनस्पति, जंतु तथा मनुष्य की आकृतियों का भी अंकन हुआ है, लेकिन अनिवार्य रूप से सूर्य का अंकन हुआ है। इन आहत सिक्कों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला स्थानिक आहत मुद्रा था, जो स्थानीय स्तर पर जारी किए जाते हैं, जैसे कोई जनपद है वहाँ के अनुसार जो सिक्के जारी किए जाते हैं और वो जनपद में ही प्रचलित होते थे। वहीं दूसरा जो है साम्राज्य या सार्वदेशिक सिक्के, अर्थात पूरे साम्राज्य में जो प्रयुक्त होते थे, पूरे साम्राज्य में जो मान्य होते थे, तो वो थे साम्राज्य या सार्वदेशिक सिक्के। 2 तरह के सिक्के होते थे, सांचे भी होते थे। मिट्टी के बने आहत सिक्कों के सांचे मथुरा, झांसी शिशुपालगढ़ तथा आंध्र प्रदेश के कोंडापुर से प्राप्त हुए हैं।
कांसे का सांचा मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त हुआ है। ये सारे सांचे ईसा पूर्व 3री सदी के पूर्वार्ध के बाद हैं, अर्थात सिक्के सांचों में भी ढाले जाते थे और पंचमार अर्थात पीट पीट कर वे भी बनाए जाते थे। तो ये दोनों ही तरह के आहत सिक्कों का हमें मिलता है वर्णन। मौर्यकालीन सिक्कों की बात करें तो मौर्य शासकों के सिक्के आहत मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। मौर्य काल में ही पहली बार मुद्रा निर्माण के कार्य को राजकीय कार्य के अंतर्गत स्वीकार किया गया, लेकिन सर्वप्रथम भारी मात्रा में आहत सिक्कों के निर्माण का श्रेय एलन महोदय ने नंद शासकों को दिया, जो कि मौर्य के पहले थे। मौर्य टकसालों में तैयार मुद्राओं को कोश प्रवेश कहा गया। तो कोश प्रवेश क्या था? जहाँ पे मुद्राएं तैयार की जाती थी वह टकसाल। सर्वप्रथम कौटिल्य ने ही टकसाल या टंकशाला शब्द का प्रयोग किया था। किसने? कौटिल्य ने। कौटिल्य ने मुद्राओं की निर्माण विधि तथा सिक्का बनाने के उपकरणों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने मुद्रा पर चिन्ह अंकित करने वाले उपकरण या आहत मुद्राओं के बनाने के मुख्य उपकरण बिंब टंक का उल्लेख किया है। तो पूछ सकता है बिंब टंक क्या था? तो टंक से याद रखिएगा टंकशाला, अर्थात आहत मुद्राओं को बनाने का मुख्य उपकरण। परंतु कौटिल्य ने कहीं भी सांचों का कोई उल्लेख नहीं किया है, अतः मौर्य काल तक सिक्कों के निर्माण में सांचों का प्रयोग नहीं होता था, इससे यह अनुमान लगाया जाता है। कहने का सार यह है कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी के पूर्वार्ध तक सिक्के ढालकर या ढाले सिक्के नहीं बनते थे। तो ये स्टेटमेंट भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र में कूट रूपक का उल्लेख मिलता है जो जाली मुद्राओं का निर्माण करते थे। तो ये भी याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न ज़्यादातर मात्रा में पूछता है और आयोग इस पुस्तक को बेस भी बनाता है। जहाँ से मैंने इस फैक्ट को लिया है, वो जो सोर्स है हम आपको नाम नहीं बता सकते, लेकिन आयोग इस पुस्तक को भी स्रोत बनाता है, तो ये प्रश्न और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हिंद यवन इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य जो है, लेख लिखवाने का कार्य हिंद यवन शासकों ने किया। इसके पहले जो आहत मुद्राएं आती थी उसमें लेख नहीं होते थे, हमने पीछे वर्णन किया है। हिंद यवन मुद्राओं की प्रेरणा से भारत में लेख युक्त मुद्राओं के प्रचलन की परंपरा अविकसित हुई। भारत में सबसे पहले हिंद यवन शासक डेमेट्रियस द्वितीय द्वारा द्विभाषी एवं द्विलिपि सिक्कों का प्रचलन किया गया। किसके द्वारा? डे से याद रखेगा, द्वि अर्थात द्विभाषी और द्विलिपि, दो लिपियों का प्रयोग और दो भाषाओं का प्रयोग इनके सिक्कों पर किया गया। मिनांडर, अपोलोडोटस प्रथम तथा एंटियालकीड्स आदि के सिक्के द्विभाषिक एवं द्विलिपि, जिसमें यवन और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ है। द्विभाषा एवं द्विलिपि वाले सिक्के बंद करने का श्रेय, अर्थात इनको बंद किसने करवाया? कुषाण शासक कनिष्क ने। इसके अलावा हिंद यवनों के सिक्कों पर लेख के साथ साथ शासक की आकृति भी होती थी। यह भारतीय मुद्रा शास्त्र में एक नया प्रयोग था, ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट आ सकता है। यही कारण है कि हिंद यवन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के आधार पर यह निश्चित रूप से बताया जा सकता है कि उन्हें किस शासक ने निर्गत किया था, किस शासक ने अर्थात निकाला था, जबकि आहत सिक्कों के साथ ऐसी बात नहीं थी। तो दोनों में ये अंतर है, ये स्टेटमेंट में यूपीएससी में पूछ सकता है। इन्होंने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए थे, हिंद यवनों ने ही, पूछता भी है। लेकिन भारत में हिंद यवन शासकों की मुद्राएं मुख्यतः चांदी एवं तांबे की ही हैं। डियोडोटस, यूथीमेडस, यूक्रेटाइडीज आदि के सोने के सिक्के मिलते हैं। हिंद यवन शासकों में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा यूक्रेटाइडीज की प्राप्त हुई हैं। हिंद यवन शासकों की प्रमुख विशेषता स्मृति पदकों का प्रवर्तन, स्मारक मुद्रा का प्रवर्तन था। मुद्रा बनाने की एक नई विधि डाई स्ट्राइकिंग की शुरुआत करने वाले यही लोग थे। तो ये डाई स्ट्राइकिंग क्या था? मुद्रा बनाने की एक नई विधि थी। किसने चलाई थी? तो हिंद यवनों ने। सर्वप्रथम उन्होंने ही ठप्पों से टंकित सिक्के चलाए, जिसपे ठप्पे अंकित होते थे। इनके सिक्के सांचे द्वारा निर्मित थे। अगाथोक्लीज एवं पेंटालियान पहले हिंद यवन शासक थे जिन्होंने अपनी मुद्रा पर ब्राह्मी लिपि को स्थान दिया।
एथिना के साथ उनके प्रतीक पक्षी उलूक का अंकन केवल मिनांडर के मुद्राओं पर मिलता है। तो उलूक के अंकन की का जो है किसके मुद्राओं पर मिलता है? तो मिनांडर के। दिमित्री या दिमित्रिदस और लिसीय अपने सिक्कों पर टोप या हेलमेट के स्थान पर हस्तिमुंड एलिफेंट स्काल्प धारण किए हैं। कौन कौन? दिमित्री और लिसीय। अगाथोक्लीज एवं पेंटालियान के निकिल के भी सिक्के प्राप्त होते हैं, ध्यान रखिएगा। किसके? निकिल के। अगाथोक्लीज के, ये सब फैक्ट्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। अगाथोक्लीज के सिक्कों पर शंक्वाकार स्तूप तथा कृष्ण बलराम की आकृति मिली है। और ये प्रश्न कई बार यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है। तो कृष्ण बलराम की आकृति किसमें मिली है? अगाथोक्लीज के सिक्कों पर। और शंक्वाकार स्तूप भी मिला है। विश्व में सर्वप्रथम निकिल की मुद्राएं विश्व भर में, ध्यान रखिएगा, इन्होंने ही चलाई। वर्गाकार या चौकोर मुद्रा का प्रवर्तक एंटीमेकस प्रथम था, ध्यान रखिएगा। इसी की मुद्रा पर सबसे पहले रोमन समुद्र देवता पोसाइडन का अंकन प्राप्त होता है। पूछा जाएगा रोमन समुद्र देवता पोसाइडन का अंकन किसमें प्राप्त हुआ है? तो ये एंटीमेकस प्रथम की मुद्रा में। हिंद यवन शासकों के स्वर्ण सिक्कों को स्टेटर कहा जाता। तो स्टेटर क्या था? हिंद यवन शासकों के स्वर्ण सिक्के थे। वहीं उनके चांदी के सिक्के द्रम कहलाते थे। तो द्रम और स्टेटर पूर्व मध्यकालीन शासकों अर्थात प्रतिहारों आदि के समय अभिलेखों में सिक्कों के लिए द्रम या द्रख्म शब्द ही आया है। राष्ट्रकूट शासकों के अभिलेखों में गद्यान एवं ड्रम जैसे सिक्कों का भी उल्लेख हुआ है। तो गद्यान हो गया, ड्रम हो गया, ये उल्लेख सिक्कों का राष्ट्रकूट शासकों के अभिलेखों में। द्रम सिक्कों का अभिलेख ये आप प्रतिहार शासकों के सिक्के में। ये ड्रम जो आप देख रहे हैं राष्ट्रकूट में, ड्रम और दम याद रखिएगा, अलग अलग नहीं है, ये लगभग लगभग सेम है। इसके अलावा हिंद यवन शासकों में जब जाएंगे तो स्वर्ण सिक्कों को स्टेटर और चांदी के सिक्के द्रम कहलाते थे। हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण, तांबा, रजत या चांदी, निकिल एवं शीशे के सिक्के निकाले थे। उनके सिक्के अधिकांशतः वर्गाकार या चौकोर हैं। हिंदू कुश पर्वत के उत्तर में स्थित मीर जकाह, शिष्ट, टेपे और अयखानूम से ये स्थान हैं। उनके सिक्कों की निधियां प्राप्त हुई हैं, अर्थात जखीरा प्राप्त हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी निधि या सबसे बड़ा जो जखीरा प्राप्त हुआ है मीर जकाह से मिला है। यूक्रेटाइडिस के सिक्कों पर पिता हेलियोक्लेय और माता लायोडिक, अगाथोक्लीज के सिक्कों पर उसका तथा स्टेटो तथा पति पत्नी हरमय और केलिपय की संयुक्त छवि का अंकन मिलता है। हालांकि ये फैक्ट इतना महत्वपूर्ण है नहीं। जो महत्वपूर्ण है मैं बार बार आप लोगों को बोलता जाऊंगा, उस पर आप लोग पीडीएफ में निशान लगा लीजिएगा। यूक्रेटाइडिस पीडीएफ में निशान कैसे लगाते हैं? ऐसे करेंगे और यहाँ पे ये आ रहा है ना, पेन जो आ रहा है सबसे नीचे आप देखेंगे नीले कलर का, तो यहाँ पे जब करेंगे तो कमेंट पे जाएंगे। जब कमेंट पे जाएंगे तो यहाँ पर पेन ले लेंगे और यहाँ पर आप इसको कहीं भी इस तरीके से कर सकते हैं। अगर यस, ये जो बाएं साइड ऊपर यस का निशान है, अगर ऐसे कर देंगे तो ये निशान बना रहेगा और आपका ये हमेशा के लिए पीडीएफ सेव हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम इसको यहाँ से अभी हटाते हैं। कहाँ थे? तो मिनांडर के सिक्कों पर उसका पर्याय महरजस के रूप में है और यह सर्वथा नया प्रयोग है। तो इसके सिक्कों पर मिनांडर के स्थान पर महरजस का प्रयोग हुआ है नाम का। ये मिनांडर के लिए ही प्रयोग हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। तो यूक्रेटाइडिस के तांबे के सिक्के पर खरोष्टी लिपि में कविसये नगर देवदा लेख के साथ कपिसा के नगर देवी का मंचासीन आकृति का अंकन हुआ है। किसके? यूक्रेटाइडिस के तांबे के सिक्कों पर। सिक्कों पर सबसे पहले यवन शब्द बैसिलस के समानार्थी महाराज या रजस उपाधि का प्रयोग यूक्रेटाइडिस प्रथम की मुद्रा पर मिलता है। मिनांडर के सिक्कों पर उसका पर्याय महरजस के रूप में है और यह सर्वथा नया प्रयोग है। हमारे यहाँ भी राजा को महाराजा बोलते हैं। महाराजा क्या होता है? सम्राट होता है। तो यहाँ महारजस या महरजस का प्रयोग हुआ है मिनांडर के लिए। हिंद यवन शासकों के टकसाल, कपिशा,
पुष्क, कलावती और तक्षशिला में थे। कुछ इतिहासकारों ने सागल, बुसाफेल, नगरहार, जिसको जलालाबाद कहते हैं आज, आर्कोशिया, गर्देज या गजनी में भी टकसाल होने की संभावना व्यक्त की है। दिमित्री ने या डिमिट्रियस ने स्वयं को सिक्कों पर अपराजित घोषित किया गया है। ये किसने? दिमित्री ने या डिमिट्रियस ने। फारस के सिक्के की बात करें तो ईरान के संपर्क के फलस्वरूप भारत में चांदी के सिगलोई सिक्कों का प्रचलन हुआ। तो सिगलोई सिक्के किसके थे? चांदी के सिक्के थे, जिस पर फारस का प्रभाव था। फारस का प्रमाणिक सोने का सिक्का डेरिक था। तो डेरिक भी क्या था? सिक्का था सोने का, और ये फारसी सिक्का था। पश्चिमी शकों की मुद्राओं की बात करें, क्षत्रपों की मुद्राएं, तो इनकी प्रमुख विशेषता उन पर तिथियों का उत्कीर्ण होना था। तो शकों की मुद्राओं की विशेषता उनमें तिथियों का होना है। कार्दमक शक जीवदामन के शासन काल से राजा के सिर के पीछे शक संवत के उल्लेख की परंपरा प्रारंभ हुई। किसके? कार्दमक शक जीवदामन के शासन काल में। पश्चिमी क्षत्रपों की मुद्राओं पर यूनानी, ब्राह्मी एवं खरोष्ठी तीनों लिपियों का प्रयोग मिलता है। उनकी अधिकांश मुद्राएं चांदी से निर्मित हैं, किंतु तांबा, सीसा और पोटीन की भी कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। जीवदामन के समय से शकों ने पोटीन की मुद्रा निर्गत करना शुरू किया। इनके सिक्कों पर स्वामी उपाधि मिलती है, ध्यान रखिएगा। किनके सिक्कों पर? शकों के सिक्कों पर स्वामी उपाधि मिलती है। कार्दमक वंशी शकों की मुद्राओं पर प्रायः प्रचलित करने वाले शासक का नाम, उपाधि के साथ उनके पिता के नाम का भी अंकन मिलता है। पूछा जा सकता है किन शासकों के नाम के साथ उनके पिता के नाम का भी अंकन मिलता है? तो शकों। रुद्रदामन शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का था। तो रुद्रदामक क्या था? 42 ग्रेन का चांदी का सिक्का था, जिसे रुद्रदामन ने चलाया था। बौद्ध ग्रंथ समंत पासादिका में मुद्रा के लिए रुद्रदामक शब्द मिलता है। किसमें? बौद्ध ग्रंथ समंत पासादिका में। और ये रुद्रदामक किसने चलाया था? रुद्रदामन ने चलाया था। चांदी का सिक्का था, इसको नोट कर लीजिएगा। चष्टन के सिक्कों पर घोड़ा, जयदामन, जीवदामन एवं रुद्रदामन के सिक्कों पर वृष का अंकन है। तो चष्टन के सिक्कों पर घोड़ा, वहीं जयदामन, जीवदामन और रुद्रदामन के सिक्कों पर वृष का अंकन है। महाराष्ट्र मुख्यतः नासिक में शक शासक नहपान ने जुन्नार क्षेत्र में सातवाहन प्रतीक चिन्ह प्राचीर के बीच वृक्ष, हाथी, सिंह आदि को बने रहने दिया, परंतु उसने सातवाहनों के उज्जैन प्रतीक चिन्ह को अपने वज्रपात और तीर में बदल दिया। गुजरात के अर्थात ध्यान रखिएगा, नासिक वाले में तो इसने ज़्यादा प्रयोग नहीं किए, लेकिन जो उज्जैन प्रतीक चिन्ह था उसको जो है इन्होंने चेंज कर दिया। गुजरात के भावनगर में स्थित प्राचीन बंदरगाह गोधा से नहपान के चांदी सिक्के इंडो ग्रीक शासक अपोलोडोटस एवं डायनोसियस के सिक्कों के साथ मिले हैं। शक पल्लव सिक्कों की विशेषताएं। तो सर्वप्रथम मिथ्रेडेटस के सिक्कों पर बैसिलस बैसिलियन की उपाधि मिलती है। किसके? मिथ्रेडेटस के सिक्कों पर। मेउस या मो के सिक्कों पर खड़ी मुद्रा में पोसाइदन, जो कि यूनानी देवता हैं, समुद्री देवता हैं, पद्यासन या पद्मासन की मुद्रा में बैठा पुरुष, या तो वह बुद्ध है या फिर कोई शासक है, तथा गदा त्रिशूलधारी पुरुष, जिसे कुछ इतिहासकार शिव बताते हैं, ये मिलता है किसके? मेउस या मो के सिक्कों पर। यदि यह अनुमान भविष्य में स्वीकार कर लिया जाता है, तब यही शिव का मानव रूप में प्राचीनतम अंकन कहा जाएगा। पल्लवों की बात करें तो आयलिश एवं इस वंश के अन्य शासकों के सिक्कों पर घुड़सवार चाबुक एवं हाथ में भाला लिए हुए अंकित हैं। अभिषेक लक्ष्मी का प्राचीनतम अंकन आयलिश या एजेलिसस के सिक्कों पर मिलता है। आयलिश के चांदी के सिक्कों पर डायस सक्यूरी युगल वीरों, जिन्हें यवन अनुसूतियों में नाविकों का रक्षक या त्राता कहा गया है, उनका अंकन मिलता है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है। गोंडो फर्नीस के सिक्कों पर यह महत्वपूर्ण है, खरोष्ठी लेख के साथ देवव्रत, अप्रतिहत एवं भ्रमिक की उपाधि मिलती है। किसमें? गोंडो फर्नीस के सिक्कों पर।
सर्वप्रथम इसी ने सिक्कों पर देवव्रत की उपाधि का प्रयोग किया था। नासिक क्षेत्र में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलाने वाला शासक नहपान था, ये याद रखिएगा, जो कि शक शासक था। गढ़ राज्यों के सिक्के, तो ईसा पूर्व दूसरी शती के गढ़ राज्यों ने स्वयं को सिक्कों पर जनपद नाम से अभिहित किया है। इन गणराज्यों के सिक्के तांबे के हैं, हालांकि कुछ चांदी के भी हैं। कुडिंद एवं औदुंबर गणराज्य के सिक्के हिंद यवन अपोलोडोटस के अनुकरण पर ढाले गए हैं। अश्वक गणराज्य ने वटस्वक मुद्रा जारी की थी। इस पर वट वृक्ष का अंकन है और यह 80 कौड़ी वाले पण हैं। औदुंबर गणराज्य के सिक्कों पर परशुयुक्त त्रिशूल स्तंभ, जो कि शिव मंदिर है, ये अंकित है। किसमें? औदुंबर गणराज्य के सिक्कों पर। औदुंबर शासक धरघोष ने चांदी एवं तांबे के दोनों धातुओं के सिक्के चलाए थे। महादेव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्हीं के सिक्कों पर मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किनके सिक्कों पर? औदुंबर गणराज्य के सिक्कों पर। वहीं औदुंबर या उदुंबर गणराज्य की चांदी की मुद्राओं पर राजा एवं जन दोनों का एक साथ उल्लेख मिलता है। उनके सिक्कों पर विश्वामित्र की आकृति और नाम दोनों ही अंकित हैं। औदुंबर गणराज्य के सिक्के, जिसमें महादेव, और चांदी के सिक्कों पर विश्वामित्र की आकृति और नाम। कुडिंद गणराज्य के सिक्कों पर यह पूछा जा चुका है। मृग या याक तथा सम्मुख खड़ी नारी का अंकन मिलता है। इसे मृग नारी प्रकार के सिक्के बताया गया है। कुडिंद गणराज्य के सिक्के हैं। इनके सिक्कों पर शिव को अमोघ और भूति, अमोघ भूति नाम, दोनों नामों से उल्लेखित किया गया है। गढ़वाल देहरादून से प्राप्त सिक्कों पर भगवत चित्रेश्वर या शिव जो हैं, उनका नाम भगवत चित्रेश्वर तथा महात्मनः लेख अंकित है। इस पर अपस्मार पुरुष पर बैठे शिव एवं नंदी पद का अंकन हुआ है। सिक्कों पर चैत्य वृक्ष भी मिलता है। मालवा गणराज्य के सिक्कों का संग्रह सर्वप्रथम कार्लाइल ने किया। इन सिक्कों पर मानव मुंड का अंकन हुआ है। तो कार्लाइल ने सबसे पहले इसका संग्रह किया था। मालवा गणराज्य के सिक्कों का पहला फैक्ट यह है, इनमें मानव मुंड का अंकन हुआ है। पूछेगा किन सिक्कों पर मानव मुंड का अंकन हुआ है, तो मालवा गणराज्य के सिक्कों पर। यौधेय गणराज्य की मुद्राएं, यौधेयों के सिक्कों को सर्वप्रथम कैप्टन काटले ने सहारनपुर के निकट वेहट से प्राप्त किया था। पूछा जा चुका है प्रश्न। सर्वाधिक यौधेय मुद्राएं कहाँ से मिली हैं? रोहतक से मिली हैं। सुनेत जो लुधियाना में है से प्राप्त 30,000 सिक्के यौधेयों के हैं, जिस पर बैल प्रतीक के साथ जय मंत्रधर अंकित है। वस्तुतः रोहतक, सोनपत, सुनेत, खोखराकोट और नौरंगाबाद में यौधेयों के टकसाल केंद्र थे। उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखिएगा, पंजया, उत्तराखंड के देहरादून और गढ़वाल जिले से भी यौधेय मुद्राएं मिली हैं। यौधेय सिक्कों की बात करें तो बनाने वाले मिट्टी के सांचे खोखराकोट जो रोहतक जिले में है, बड़ी संख्या में मिले हैं। सुनेत से भी उनकी मुद्रा के सांचे प्राप्त हुए हैं। यौधेयों ने अपने सिक्के एवं मोहरों पर केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। यहाँ पे केवल शब्द याद रखिएगा। यौधेयों ने वृषभ अर्थात नंदी, गज प्रकार, खडमुख कार्तिकेय प्रकार और कार्तिकेय देवसेना, कार्तिकेय की जो पत्नी है कार्तिकेय के साथ, या खडमुखी अर्थात 6 मुख वाले षष्ठी प्रकार की मुद्राएं निर्गत की थीं। सिक्कों पर कार्तिकेय को भगवतो स्वामिनो ब्रह्मण्य एवं देव कुमार नाम से अंकित किया गया है। कार्तिकेय के हाथ में भाला दर्शाया गया है। कुछ सिक्कों पर कार्तिकेय कुषाण शासकों की तरह सलवार कुर्ता पहने प्रदर्शित हैं। उनके सिक्कों पर जो देवी हैं वे खडानन हैं, अर्थात 6 मुख हैं जिनकी पहचान कृत्तिका से की जाती है। वेदिका सहित वृक्ष, अर्धचंद्रयुक्त मेरु, सिक्कों पर धर्म या धर्मत्तय शब्द, स्वास्तिक का अंकन, नंदीपद या उल्टा त्रिशूल, ब्राह्मी में रावणस तथा धर्मलेख कार्तिकेय के साथ उनका वाहन मयूर, कलश, उल्टा तिरत्न, मेरु, हिरण आदि का अंकन उनकी मुद्राओं पर मिलता है। यौधेय मुद्राओं के एक सिक्के पर त्रिशूलधारी शिव का अंकन मिलता है। ये लाइन याद रखिएगा। सातवाहन सिक्कों की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा में शीशे के सिक्के किसने चलाए? सातवाहनों ने। फैक्ट है, कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित चंद्रवल्ली तथा नेवासा नामक स्थलों से
सातवाहनों के सिक्के मिलते हैं। उनके सिक्के आंध्र प्रदेश के करीमनगर में स्थित कोट लिंगल और संगारेड्डी से भी मिलते हैं। तो सातवाहनों के सिक्के कहाँ कहाँ से मिलते हैं? चित्रदुर्ग के चंद्रवल्ली नेवासा नामक स्थानों से, इसके अलावा आंध्र प्रदेश के करीमनगर स्थित कोट लिंगल और संगारेड्डी से। दोहरे मस्तूल वाले पोत के चित्रण से युक्त सातवाहन सिक्के कोरोमंडल तट से पाए गए हैं। सातवाहनों में सर्वप्रथम गौतमी पुत्र सातकर्णी ने आवक्ष प्रकार के सिक्के चलाए। कई बार पूछा गया है कि आवक्ष प्रकार के सिक्के किसने चलाए? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। सातवाहनों के सिक्कों पर जहाज, त्रिरथ, आवक्ष का मतलब आप समझ रहे हैं, अर्थात वक्ष सहित जो सिक्के होते हैं आवक्ष प्रकार के मतलब वक्ष सहित उसमें चित्रण जिसका रहता है। तो सातवाहनों के सिक्कों पर जहाज, त्रिरत्न, पर्वत, चक्र, स्वास्तिक, कमल, उज्जैन चिन्ह, क्रास से जुड़े 4 बाल, यह नामकरण कनिंघम ने किया था। ध्यान रखिएगा, क्या नाम? उज्जैन चिन्ह जो था, क्रास से जुड़े 4 बाल, यह नामकरण कनिंघम ने किया था। इसको उज्जैन चिन्ह कहा गया था। ठीक है। चैत्य, हाथी, प्राचीर के बीच वृक्ष, स्तूप, सिंह, वृष, गज, अश्व आदि का अंकन भी मिलता है। सातवाहनों के अधिकांश सिक्के ड्राई स्ट्रक हैं। ध्यान रखिएगा, क्या हैं? डाई स्ट्रक हैं सातवाहनों के अधिकांश सिक्के। कुषाण मुद्रा प्राचीन भारतीय इतिहास में सर्वाधिक तांबे के सिक्के तथा सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। पूछा जाता है सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए? कुषाणों ने। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो गुप्तों ने। तो कुषाण मुद्राओं की बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास में सर्वाधिक तांबे के सिक्के और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए। उनके स्वर्ण सिक्के 124 ग्रेन के हैं, जिसे दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार। ये सिक्के रोमन चांदी के डिनारियस सिक्कों के आधार पर बनते थे। दीनार का प्रचलन कुषाणों के समय में ही हुआ। दीनार लैटिन भाषा का शब्द है। विम कड़फिसेस, ध्यान रखिएगा, पहला कुषाण था, शासक था, जिसने दीनार नामक स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था। सबसे पहले कनिष्क ने ही सिक्कों पर अपने नाम के साथ कुषाण शब्द को जोड़ना प्रारंभ किया था। हुविष्क के मथुरा लेख में पुराण सिक्कों का उल्लेख है। किसके? मथुरा लेख में हुविष्क के पुराण सिक्कों का उल्लेख है। तक्षशिला की खुदाई जॉन मार्शल ने करवाई थी। यहाँ से कुषाणकालीन सिक्के एवं स्मारक मिले हैं। बेग्राम में पहले हाकिन तथा फिर घिश्मा द्वारा उत्खनन करवाया गया। यहाँ से कनिष्क, हुविष्क तथा वासुदेव के सिक्के प्राप्त हुए हैं। कुषाण शासक वासुदेव द्वितीय के शिव तथा नंदी प्रकार के सिक्कों को ससैनियन कुषाण सिक्के भी कहा जाता है। रोमन शासकों के सिक्कों की बात करें तो रोमन सम्राट आगस्टस तथा टिबेरियस के सिक्के मुख्यतः दक्षिण भारत से मिलते हैं। कोयम्बटूर के सुलर की एक बृहत पाषाणिक समाधि से ईसा पूर्व 3री और 2री सदी की एक मुद्रा मिली है। इसी जिले के पांडुकुल्ली से रोमन शासक आगस्टस की एक चांदी की मुद्रा प्राप्त हुई है। चंद्रवल्ली से टिबेरियस का चांदी का सिक्का मिला है। उत्तर भारत में उनके सिक्कों की प्राप्तियां बहुत कम हैं। जो मिली हैं वह तक्षशिला, मानिक्याल और मथुरा से प्राप्त हुई हैं। भारत में रोमन सिक्कों की सर्वाधिक प्राप्ति तमिलनाडु के कोयम्बटूर एवं आंध्र प्रदेश के कावेरी नदी क्षेत्र से हुई है। चांदी के रोमन सिक्कों को दिनारी एवं स्वर्ण सिक्कों को औरेई कहा जाता। ध्यान रखिएगा, रोमन सिक्कों में चांदी के सिक्कों को दिनारी कहा जाता था, कंफ्यूज मत होइएगा। स्वर्ण सिक्कों को औरेई कहा जाता था। ये रोमन सिक्के थे। औरेई मुद्रा का एकमात्र संग्रह सिंघमुख झारखंड से मिला है। भारत एवं रोम के बीच में चांदी के सिक्कों का अधिक प्रचलन था। रोमन कांस्य सिक्कों की प्राप्ति तमिलनाडु से हुई है, लेकिन रोमन कांस्य सिक्के सर्वाधिक मात्रा में श्रीलंका से प्राप्त हुए हैं। अब गुप्त मुद्राओं की बात करें तो गुप्त मुद्राओं की प्रथम निधि कलकत्ता से मिलती है, लेकिन गुप्तों की सबसे बड़ी निधि जो मिली है वो बयाना के कालीघाट से मिली है। इसमें सर्वाधिक मुद्राएं चंद्रगुप्त द्वितीय की हैं तथा सबसे कम मुद्राएं स्कंदगुप्त की हैं। सर्वप्रथम गुप्त मुद्राओं पर ही छंदोबद्ध मुद्रा लेख पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, छंद सहित जो है मुद्रा लेख किसमें पाए जाते हैं? जिनमें छंदों का प्रयोग हुआ है, तो गुप्त मुद्राओं में।
इसी का अनुकरण करते हुए मौखरी, हूण तथा वर्धन वंश के शासकों ने भी अपनी मुद्राओं पर छंदोबद्ध लेख उत्कीर्ण करवाया था। विदेशी प्रभाव से मुक्त और भारतीकरण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति गुप्त मुद्राओं के शासकों की विशेषता है। गुप्त मुद्राओं को प्रचार मुद्रा भी कहा जाता है। सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्तों ने ही चलाए थे। गुप्त में कुमारगुप्त प्रथम ने सर्वाधिक प्रकार एवं सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के चलाए थे। मतलब सबसे अधिक कई प्रकारों के स्वर्ण सिक्के और सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण सिक्के कुमारगुप्त प्रथम ने चलाए थे। कुमारगुप्त की 17 से 1395 सिक्के मिले हैं। यज्ञवेदी का अंकन स्कंदगुप्त की मुद्राओं पर मिलता है। किसमें? यज्ञवेदी का अंकन स्कंदगुप्त की मुद्राओं में। गुप्त शासकों के स्वर्ण सिक्कों को अभिलेखों में दीनार कहा गया है, कई बार पूछा गया है। हूण मुद्राओं की बात करें तो हूण शासकों ने रजत अर्थात चांदी और तांबे की मुद्रा का प्रवर्तन किया, जिस पर विशेष प्रकार का हेफ थलाइट चिन्ह मिलता है। तोरमाड़ की मुद्राओं पर उसकी उपाधि शाही जुबल का अंकन हुआ है, कई बार पूछा गया है। हूण शासक मिहिर कुल के सिक्कों पर नंदी एवं त्रिशूल का अंकन और पृष्ठभाग पर जयतु वृष लिखा है। किनके? हूण शासक मिहिर कुल के सिक्कों पर। प्रतिहारों के सिक्कों की बात करें तो लखनऊ के भौंदरी गांव से ये सिक्के मिलते हैं। गुजरात के शासक जयसिंह सिद्धराज ने मस्जिद निर्माण के लिए 1 लाख वलोतरा का दान दिया था। अतः वलोतरा भी एक सिक्का था जो कि गुजरात में प्रचलित था। पूर्व मध्यकालीन साहित्य एवं लेखों में सिक्कों के विविध नाम जैसे दीनार, द्रम, रूपक, कारशापण, विंशोपक, विंशतिका बताए गए हैं। मौखरी शासक ईशान वर्मा, सर्ववर्मा तथा अवंत वर्मा की रजत मुद्राओं की निधि उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के भिटौरा से मिलती है। हालांकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। मध्यकालीन चोल मुद्राएं महत्वपूर्ण हैं। अभी तक सोने एवं चांदी के प्राचीनतम चोल सिक्के उत्तम चोल के ही प्राप्त हुए हैं। श्रीलंका मानव प्रकार के सिक्के चोल शासकों ने जारी किया था। कहाँ? श्रीलंका में, विशेषकर राजराज प्रथम ने। राजराज प्रथम के स्वर्ण सिक्कों पर श्रीलंकेश्वर आलेख किया गया है। श्रीलंक वीर अर्थात जिसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। चोलों के सिक्कों पर दीप स्तंभ, बाघ, मछली एवं धनुष का अंकन है। किनके? चोलों के सिक्कों पर। इनके सिक्कों को कांसु, कलंजु एवं पोन कहा जाता है। कांसु सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था। किसमें? चोलों में। आंध्र प्रदेश के कविलय डवल्ली नेल्लार से सुंग लिखा स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है। यह सिक्का कुलोत्तुंग प्रथम का स्वीकार किया गया है। सुंग उसके द्वारा धारण की गई उपाधि सुंगद वित्तरुलिन कई बार पूछा गया है। चुंगी कर को समाप्त करने वाला कुलोत्तुंग प्रथम, इसका संक्षिप्त रूप सुंग है। तो किसके लिए प्रयोग हुआ है? कुलोत्तुंग प्रथम के लिए। स्वर्ण सिक्कों की बात करें तो सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्का जारी किया था। सर्वप्रथम हिंद यवन शासक मिनांडर द्वारा स्वर्ण सिक्का जारी किया गया, ये भी ध्यान रखिए। कुषाण शासकों में सर्वप्रथम विम कटफिसस ने भारतवर्ष में स्वर्ण सिक्का चलाया, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर? भारतवर्ष में सबसे पहले किसने सिक्का चलाया? विम कटफिसस ने। ये इन तीनों स्टेटमेंट में अंतर नहीं करें, कंफ्यूज हो जाएंगे। अधिकांश इतिहासकारों ने विम कटफिसस को ही भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का जारी करने का श्रेय दिया है, जबकि मिनांडर का स्वर्ण सिक्का एवं कौसाम्बी से सांचा प्राप्त हो चुका है। फिर भी विम कटफिसस को माना जाता है भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्का चलाने वाला। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्का चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को है, कई बार पूछा गया है। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात सर्वप्रथम त्रिपुरी के कलचुरी नरेश गांगेयदेव विक्रमादित्य ने स्वर्ण सिक्कों का निर्माण शुरू किया। इसके सिक्कों पर पलथी मारकर बैठी हुई चतुर्भुजी लक्ष्मी का अंकन मिलता है। ये सिक्के इतने प्रचलित हुए कि परमारों, चंदेलों, गढ़वालों एवं तोमरों ने भी उनकी अनुकृति दी, अर्थात ऐसे ही सिक्के इन्होंने भी चलाया। मोहम्मद बिन साम या मोहम्मद गोरी ने भी इन सिक्कों को अपनाया था, अर्थात पूछा जाता है कि मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर किसका अंकन मिलता है? तो लक्ष्मी का। सिक्कों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ये स्टेटमेंट में पूछा भी गया था यूपी पीसीएस में इस तरह का प्रश्न। तो स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात देखें तो शक सातवाहन काल में
स्वर्ण का अगर 1 सिक्का ढाला जाता था तो रजत का 35 सिक्का। ठीक है। शक कुषाण में 1 सिक्का स्वर्ण का ढाला जाता था तो 14 से चांदी, 1 स्वर्ण का ढाला जाता था 14 चांदी का। गुप्त काल में 1 अगर स्वर्ण सिक्का चला तो 16 चांदी का। कौड़ियाँ क्या थी? तो प्रतिहार अभिलेखों में कौड़ियों को कपर्दक कहा गया है। फायान बताता है कि भारत में क्रय विक्रय के लिए कौड़ियों का प्रयोग होता था। महत्वपूर्ण है कि संपूर्ण प्राचीन काल एवं मध्यकाल में कौड़ियों का एकमात्र स्रोत मालदीव था, एकमात्र स्रोत, वहीं से इसे आयात किया जाता था। इन कौड़ियों की प्राप्ति कलचूरियों के सिक्कों के साथ सोहेपुर उड़ीसा से तथा प्रतिहारों के सिक्कों के साथ भौंदरी या भुंदरी गांव लखनऊ आदि जगहों से हुई है। पाणिनि ने वाह, पाद, पाण, कार्षार्पण आदि सिक्कों का उल्लेख किया है। सबसे पहले पाणिनि ने ही निष्क का सिक्के के रूप में उल्लेख किया था, जबकि निष्क वैदिक काल में देखा जाए तो मात्र एक आभूषण था सोने का। यद्यपि बृहदारण्यक उपनिषद में पाद नामक धातु खंड का उल्लेख है, परंतु सिक्कों का स्पष्ट उल्लेख सर्वप्रथम पाणिनि के अष्टाध्यायी में ही मिलता है। मनुस्मृति में कृष्णल, माशा, धरण और कार्षार्पण का उल्लेख है। किसमें? मनुस्मृति में। विष्णु स्मृति में यव, अक्षार्ध, निष्क आदि का उल्लेख है। दिनार शब्द का प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। नारद स्मृति में दिनार, पड़ आदि का उल्लेख मिलता है। औदुंबर एवं पांचालों की मुद्राओं पर मंदिर के आकृतियों का अंकन मिलता है। दक्षिण की वेरापुरम से प्राप्त सिक्कों पर स्थानीय शासकों को महारथी के रूप में चित्रित किया गया है। 7 वाहनों से पूर्व ब्रह्मपुरी से कुरा शासकों के सिक्के मिलते हैं। नर्मदा शिप्रा नदी क्षेत्र में भगिलायों की ताम्र या आहत मुद्रा तांबे की प्राप्त हुई है। इस पर मत्स्य युक्त नंदी एवं चैत्य वृक्ष का अंकन हुआ है। पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठभाग पर अंकन पांचाल मुद्राओं की विशेषता है, अर्थात एक भाग में राजाओं का चित्र रहेगा, देवता का चित्र रहेगा, पृष्ठभाग पर उनका नाम रहेगा। ठीक, तो ये एक महत्वपूर्ण है फैक्ट। तो एक भाग में राजा का अंकन, दूसरे भाग में उनके अनुरूप देवता का अंकन पांचाल मुद्राओं में किया जाता है। जैसे यदि शासक का नाम विष्णुमित्र या सूर्यमित्र है तो सिक्के के पृष्ठभाग पर क्रमशः विष्णु या सूर्य देवता का अंकन होगा। ऐसे ही यज्ञपाल के सिक्कों पर यज्ञ वेदिका की आकृति अंकित की गई है। ये किस में मिलता है विशेषता? पांचाल मुद्राओं में। पांचाल मुद्राओं पर इंद्र, अग्नि, विष्णु, शिव, भूमि, प्रजापति और फल्गुनी जैसे नक्षत्र देवताओं का अंकन है। सिक्कों के आधार पर कुल 21 पांचाल राजाओं की जानकारी मिलती है। सूरसेन शासकों के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन मिलता है। प्रतिहार नरेश मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की, कई बार पूछा गया है, और इसी शैली के स्वर्ण सिक्के भी इसने जारी किए। इस पर बछड़े को दूध पिलाते हुए गाय और वराह अवतार के अंकन के साथ उपाधि श्री आदि वराह उत्कीर्ण है। विशल प्रिय चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ या विशल देव जिनको कहा जाता है, इनके नाम से प्रचलित सिक्का था। क्या नाम था? विशल प्रिय। चौहान रानी सोमल देवी की अश्वारोही प्रतीक युक्त रजत मुद्राएं प्राप्त होती हैं। गधैया सिक्के हूर शासकों ने ससैनियन सिक्कों के अनुकरणों पर चलाया था। देवता हनुमान का अंकन कदम्ब शासकों एवं संलक्षण वर्मा जो चंदेल नरेश था उसकी मुद्राओं पर मिलता है। कुषाण शासक, ये पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, पूछा नहीं गया आज तक ये। कुषाण शासक विम कटफिसस के सिक्कों पर सबसे पहले शिव, नंदी एवं त्रिशूल का अंकन मिलता है। किसके? विम कटफिसस के सिक्कों पर। कुषाण नरेश हुविश के सिक्कों पर सर्वप्रथम उमा या पार्वती का अंकन हुआ है। बुद्ध एवं शिव इन दोनों का अलग अलग अंकन कनिष्क और हुविष्क की मुद्राओं पर हुआ है। कुषाण शासकों के सिक्कों पर समृद्धि की देवी विषाणधारी आर्दोक्षों का अंकन मिलता है। कुमारगुप्त के सिक्कों पर मयूर की आकृति मिलती है। किसके? कुमारगुप्त के। स्कंदगुप्त के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन मिलता है। दरब भी एक प्रचलित सिक्का था। काली कट के चांदी के तारे छोटे सिक्के थे। ध्यान रखिए, चांदी के तारे छोटे सिक्के। किस? काली कट के। कश्मीर में हुंडिका तथा कौड़ियों का प्रयोग होता था। ओडिशा से तांबे के कुछ सिक्के मिले हैं जिनको पुरी कुषाण या उड़िया कुषाण कहा जाता है। गद्याण एवं द्रंभ भी सिक्के थे।
बंगाल में चांदी के हरिकेल सिक्कों का प्रचलन था। रजत शतमान का प्राचीनतम उल्लेख मैत्रायणी संहिता में प्राप्त हुआ है। पूछता है कि रजत के शतमान क्या था, रजत मुद्रा थी, और ये इसका उल्लेख सबसे पहले मैत्रायणी संहिता में मिला है। कारशापण का पहला उल्लेख, अच्छा निष्क क्या था, तो ये स्वर्ण मुद्राएं थी या फिर आभूषण भी वैदिक काल में अगर देखें तो। कारशापण का पहला उल्लेख साम विधान ब्राह्मण में हुआ है। नागनिका के नानाघाट अभिलेख तथा नहपान के नासिक अभिलेख में कारशापण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। एक सुवर्ण 80 रत्ती के बराबर होता था, अर्थात एक सुवर्ण जो सिक्का था 80 रत्ती के बराबर होता था। एक कारशापण का वजन 146.4 ग्रेन होता था और एक रत्ती 1.83 ग्रेन के बराबर होती थी। गुंजा के बीज किर्नल को ही रत्ती या रत्तिका कहा जाता है, जो कि भारतीय वाट माप की आधारभूत इकाई थी। रत्ती का प्राचीनतम उल्लेख तैत्तरीय ब्राह्मण में हुआ है। दक्षिण भारत में सिक्कों की तौल हेतु मंजाडी और कलंजू के बीजों का प्रयोग होता था। आहत मुद्राओं का मानक वजन 32 रत्तिका या 56 ग्रेन से अधिक था। पूछा गया है, बौद्ध ग्रंथ विशुद्ध मग्ग में कहा गया है कि हैरानिक रूप परीक्षक जो सिक्कों पर अंकित चिन्ह को देखकर ही बता सकता था कि कौन सा सिक्का किस ग्राम, नगर या टकसाल में बनाया गया है या उनका निर्माता कौन है। रूप परतक या हैरानिक सिक्कों पर चिन्ह लगाते थे। ध्यान रखिएगा, कौन थे हैरानिक या रूप परीक्षक या रूपर्तक या रूपतर्क, ये कौन थे जो सिक्कों पर चिन्ह लगाते थे, सिक्कों की पहचान करते थे। अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली टकसाल के अधिकारी ठक्कुर फेरू ने द्रव्य परीक्षा नामक ग्रंथ में, तो द्रव्य परीक्षा किसकी थी, ठक्कुर फेरू की, समकालीन सिक्कों की चर्चा की है। इनके द्वारा वर्णित तथ्य बौद्ध ग्रंथ अट्टकथा में उल्लेखित सिक्कों के गांधार क्षेत्र से चांदी की रूक शलाका मुद्रा प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, इनका वजन 175 ग्रेन था। सीसा एवं पोटीन के सिक्के सातवाहनों ने चलाए थे। स्टेटो द्वितीय ने भी सीसे की मुद्राओं का प्रवर्तन किया था। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह मिलते हैं। उसके सिक्कों पर भारतीय देव प्रतीक हस्ती एवं अर्थात हाथी और वृषभ का अंकन है। वाकाटकों द्वारा जारी किए गए तांबे के सिक्के अभी हाल ही में बड़ी संख्या में वर्धा क्षेत्र से मिले हैं। रामटेक के निकट मानसर से भी उनके सिक्के प्राप्त हुए हैं। महाकौशल से असामान्य ढंग वाले सोने के सिक्के मिले हैं। इनका वजन 19 से 20 ग्रेन है और यह अत्यंत पतले पत्थर से निर्मित तथा दाल के बराबर आकार वाले हैं। 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में पगटंक सिक्का कदम्बों ने मैसूर एवं कन्नड़ प्रदेशों में चलाया था। तो पगटंक सिक्के, ध्यान रखिएगा, कदम्बों की इन मुद्राओं को इतिहासकारों ने सोने की आहत मुद्रा कहकर पुकारा है। पगटंक सिक्के प्राचीन आहत से भेद प्रकट करने के लिए इन्हें पगटक या पघंटक कहा गया। इस प्रकार के सिक्के टंकड़ और आहत तकनीक के अद्भुत मिश्रण हैं। दक्षिण भारत में सबसे पहले कदम शासक शांतिवर्मा ने सोने के आहत सिक्कों का प्रचलन किया था। पश्चिमी चालुक्य राजाओं में सर्वप्रथम सोने के आहत सिक्के जयसिंह द्वितीय, जगदेव कमल तथा सोमेश्वर प्रथम ने चलाया था। देवगिरी के यादव सोने के पघंटक प्रचलित करने वाले अंतिम शासक थे। तो ये प्राचीन काल में सिक्कों संबंधी जितनी जानकारियाँ थीं महत्वपूर्ण, इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। इसके बाद हम मध्यकाल में आएंगे जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। ठीक है, यहाँ पे गुप्तकाल, मौर्यकाल और कुषाणों का सिक्का, ठीक है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा, ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण है। किसमें किस देवी देवता का अंकन था ये महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ अन्य कुछ छूटे ना, इसलिए हम आपको सारी चीज़ें बता दे रहे हैं। PDF आप लोगों को ग्रुप में दे दी जा रही है। जो लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे UP PCS 2023 के लिए टारगेटेड प्रोग्राम से, तो 9453775039 पे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं, GS तैयार करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।